हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अमन सर 2.0। तो मैं हूं अमन सर और आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लाइट को। आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो क्लास 10th के लाइट में सबसे पहले ये समझिए प्यारे कि लाइट का मतलब क्या होता है। लाइट का मतलब होता है लाइट का मतलब होता है प्रकाश। लाइट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं, ठीक है ना। प्रकाश बोलते हैं। तो आज हम लोग को लाइट पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो लाइट है ये लाइट मतलब स्टडी ऑफ लाइट क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट के बारे में अध्ययन करना, लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में अध्ययन करना हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं उसको। तो आज हम लोग ऑप्टिक्स का अध्ययन करने वाले हैं। ऑप्टिक्स का मतलब समझ गए कि स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स, ठीक है। तो आज हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, यानी कि वी आर गोइंग टू रीड ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो अब चलिए अब समझते हैं लाइट के बारे में कि ये जो लाइट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये जो हम लोग लाइट पढ़ने वाले हैं, लाइट जिसे कि हम लोग हिंदी में प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश। लाइट मतलब प्रकाश। लाइट क्या है प्यारे? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक रूप है। लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा का एक रूप, मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनर्जी का मतलब होता है द कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। और लाइट में भी प्यारे कार्य करने की क्षमता है। ये क्या करता है? ये किसी चीज को देखने में मदद करता है, नहीं, इसीलिए हम लोग लाइट को क्या बोलते हैं? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर लाइट को प्यारे डिफाइन करना हो तो आप बोल सकते हैं, एक दो डिफिनेशन आपको बता देते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप नोट डाउन कर लेना कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें किसी भी चीज को देखने में मदद करता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इट इज एन एक्सटर्नल काउज। इट इज एन एक्सटर्नल काउज ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट becomes visible to the human eye। मतलब क्या हुआ कि लाइट एक ऐसा कॉज है। लाइट इज एन एक्सटर्नल कॉज। लाइट एक ऐसा कारक है, एक ऐसा कॉज है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे आंख को, ह्यूमन आई को विजिबल होता है, दिखाई देता है। तो लाइट का डेफिनेशन प्यारे आप समझ चुके हैं कि इट इज एन एक्सटर्नल काउज। यह एक एक्सटर्नल काउज है ड्यू टू विच, जिसके कारण एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल टू द ह्यूमन आई, आदमी को कोई चीज दिखाई देता है, ह्यूमन आई को कोई चीज दिखाई देता है। तो किसी भी चीज के दिखाई देने का जो एक्सटर्नल कॉज बनता है वो क्या बन जाता है? लाइट बन जाता है, ठीक है। अब जरा समझिए इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। जो लाइट होता है ना, लाइट, इसके डुअल नेचर होते हैं। लाइट के क्या होते हैं? डुअल नेचर। लाइट हैव डुअल नेचर। ये डुअल नेचर का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइट होता है ना, ये दो तरह से बिहेव करता है। एक तो वेव की तरह बिहेव करता है और दूसरा पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो आपको ये याद रखना है कि लाइट के डुअल नेचर होते हैं। कौन कौन नेचर? तो एक तो वेव नेचर होता है और दूसरा प्यारे पार्टिकल नेचर होता है। जब अगर पूछा जाए कि लाइट कौन से तरह का वेव है, अगर लाइट का वेव नेचर है तो लाइट जो है वो किस टाइप का वेव है, तो आप बोलेंगे कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाए कि लाइट के तो वेव नेचर है प्यारे,
पर ये वेव कौन से टाइप का वेव है? तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब इससे क्या होता है जरा समझिए। चूंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसीलिए ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। समझ गए कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। तो लाइट भी तो एक टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, लाइट भी एक टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इसका मतलब लाइट भी वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है। और ये जो प्यारे आप स्पीड जानते हो, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट का स्पीड किसमें होता है? वैक्यूम में। तो लाइट के बारे में हमने समझा कि लाइट के डुअल नेचर है, एक तो वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। जब वेव नेचर की बात करें तो लाइट जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। चूंकि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसीलिए वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। तो लाइट का जो स्पीड आप जानते हैं कि भाई लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट का वैक्यूम में स्पीड है। अब चलिए, लाइट का जो सबसे ज्यादा स्पीड होता है वो वैक्यूम में होता है। लाइट का स्पीड मैक्सिमम किस में होता है? वैक्यूम में। उसके बाद किस में होगा? गैस में। उसके बाद किस में होगा? लिक्विड में। और फिर सबसे कम लाइट का स्पीड किस में होता है? सॉलिड में। तकिया उकिया में देखिएगा, तकिया में बहुत कम लाइट जाता है, ठीक है ना। तो लाइट का मैक्सिमम स्पीड किस में होता है? वैक्यूम में। उससे कम गैस में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है? सॉलिड में। एक और सवाल आता है यहाँ पे, एक और सवाल आता है। एक और सवाल क्या आता है कि समुद्र के अंदर लाइट कितनी गहराई तक प्रवेश करता है? तो समुद्र के अंदर 200 मीटर, कितने मीटर? 200 मीटर की गहराई तक लाइट क्या करता है? प्रवेश करता है। तो ये आप वेव नेचर समझ चुके हैं। अब पार्टिकल के बारे में पूछे तो आप कहिएगा कि भैया लाइट का पार्टिकल नेचर यह कहता है कि जो लाइट है वह फोटोन से मिलकर बना होता है। किस चीज से मिलकर बना होता है? फोटोन से मिलकर के। समझ रहे बात को? तो लाइट के डुअल नेचर क्लियर हो चुके हैं। एक तो लाइट का वेव नेचर हो गया और दूसरा लाइट का पार्टिकल नेचर। लाइट के अगर पार्टिकल नेचर की प्यारे बात करें तो लाइट जो होता है वह पार्टिकल नेचर के रूप में या फोटोन से मिलकर के बना होता है। किस चीज से मिलकर बना होता है? फोटोन से मिलकर के बना होता है। चलिए, ये हमारा लाइट का डुअल नेचर क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में। लाइट के प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। जो लाइट है ना, इसके बेसिकली 7 प्रॉपर्टी होते हैं, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, बट बेसिकली 7 प्रॉपर्टी को हम लोग लाइट चैप्टर में देखेंगे। एक पहली बात पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा चीज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। फिर जो तीसरा प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे लाइट का, वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और चौथा प्रॉपर्टी है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये 6 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जो 7th प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये लाइट के बेसिकली 7 प्रॉपर्टी का हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और फिर हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ये ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई के बारे में।
और फिर इसी में हम लोग पढ़ लेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी हम लोग इसी में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसी में हम लोग डिजीज भी पढ़ेंगे, इसी में हम लोग डिजीज भी पढ़ेंगे कि भाई आंख से रिलेटेड जो बीमारी है वो कौन कौन है। तो इतना चीज हम लोग को लाइट में पढ़ना है। तो यहां तक प्यारे आप समझ चुके हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। जो अपना आगे का बात है वो क्या है? आगे का बात ये है कि जो हम लोग ऑप्टिक्स की बात कर रहे थे, जो हम लोग ऑप्टिक्स की बात कर रहे थे कि ऑप्टिक्स का मतलब स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स का मतलब स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। तो स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है, ये पढ़ रहे थे। ये जो ऑप्टिक्स है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक को बोलेंगे रे ऑप्टिक्स, एक को बोलेंगे रे ऑप्टिक्स, और इसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्यारे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। व्हाट इज, we have to read ray optics, this is also called the geometrical optics, geometrical optics। और एक दूसरा चीज पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स के बारे में, वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो किस किस के बारे में पढ़ना है? एक रे ऑप्टिक्स पढ़ना है और एक ज्योमेट्रिकल, रे ऑप्टिक्स को ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, और दूसरा हम लोग को वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। ये रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे और ये वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जरा समझिए। देखो, दो तरह के ऑब्जेक्ट, दो तरह के ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट वैसे होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट वैसे होंगे जिसका वेवलेंथ, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जिसका वेवलेंथ, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसका वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा होगा, लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होंगे जिसका वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ के नियरली आसपास होगा। क्या होगा? लाइट के आसपास होगा, नहीं, लाइट के वेवलेंथ के आसपास। तो रे ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट का स्टडी करेंगे जिसका वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ ग्रेटर देन, मच मच ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? लाइट। क्या हो जाएगा? लाइट। मतलब रे ऑप्टिक्स में हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट का स्टडी करेंगे जिसका वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा होगा। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे इस रे ऑप्टिक्स में? तो एक तो पढ़ेंगे हम लोग, एक तो पढ़ेंगे हम लोग, इसी में हम लोग पढ़ेंगे मिरर के बारे में, मिरर के बारे में। इसी में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, इसी में हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में, नहीं, और भी बहुत चीजें, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे इसी में। तो ये जो इन सब का स्टडी है ये हम लोग रे ऑप्टिक्स में करते हैं। और यहां किसका स्टडी करेंगे? तो जिस ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ, जिस ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ, जिस ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ या तो लगभग क्या होगा? बराबर होगा, या तो लगभग लाइट के वेवलेंथ के क्या हो? बराबर, या फिर उसके आसपास वेवलेंथ हो, उसके आसपास वेवलेंथ हो, तो हम लोग उन ऑब्जेक्ट का स्टडी करेंगे। कहां? वेव ऑप्टिक्स में। जैसे कि स्लॉट का अध्ययन हो गया, स्लॉट के बारे में, कुछ होल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हम लोग पढ़ेंगे कहां पे? वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे। चलिए अब और डिफरेंस समझ लीजिए। यहां जो भी पढ़ेंगे, यहां जो हम लोग फेनोमिना के बारे में पढ़ेंगे उसको हम लोग अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, नेकेड आई से आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन के बारे में, नहीं, तो इन सब चीजों का अध्ययन हम लोग क्या करेंगे? रे ऑप्टिक्स में करेंगे। कहां करेंगे प्यारे? रे ऑप्टिक्स में। जबकि वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन के बारे में, डिस्पर्सन के बारे में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में, पोलराइजेशन के बारे में। तो इन सब के बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, तो ये अब आप समझ चुके हैं। तो कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो प्यारे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है, सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है, मतलब एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट इज गिवन आउट, मतलब जिससे भी लाइट बाहर आता हो उसको हम लोग सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। नहीं, मतलब एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट इज गिवन आउट,
लाइट इज गिवन आउट, जिससे लाइट निकलता हो, जिससे लाइट निकलता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे उसको, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब लाइट के स्रोत, मतलब जहां से भी लाइट निकलता हो प्यारे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। सोर्स ऑफ लाइट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो। क्या हो, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो, जैसे कि सन, जैसे कि सन, जैसे कि स्टार्स, जैसे कि क्या हो गया, स्टार्स। ये सब क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट मतलब दैट इज गिफ्टेड टू अस बाय द नेचर, जो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमें गिफ्ट में मिला है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। जबकि दूसरा मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। ये मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट कौन हो जाएगा, जैसे कि आपका कैंडल हो गया, जैसे कि आपका क्या हो गया, कैंडल हो गया, इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, इलेक्ट्रिक लैंप हो गया। तो ये सब क्या है, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, ये तो पढ़ेंगे ही हम लोग, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। तो दो तरह के सोर्स ऑफ लाइट हो गए। और भी सोर्स ऑफ लाइट जरा देखिए, सोर्स ऑफ लाइट और भी होते हैं, जैसे कि नेचुरल सोर्स हुआ ही, और क्या हो गया, एक मतलब मैन मेड, दूसरा सेल्फ ल्यूमिनस भी होता है। एक क्या होता है, सेल्फ ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस प्यारे आप लोग नोट्स भी बना सकते हो। सेल्फ ल्यूमिनस, सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है कि मतलब वैसे ऑब्जेक्ट जिसके पास दैट हैज इट्स ओन लाइट, जिसके पास क्या हो, अपना लाइट हो, ओन लाइट हो, ओन लाइट, जिसके पास क्या हो, अपना लाइट हो। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में दिशन, 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 स्टार्स, स्टार्स, इनके पास क्या है, अपना लाइट, तो इसे हम लोग बोलेंगे सेल्फ ल्यूमिनस। क्या बोलेंगे, सेल्फ ल्यूमिनस। क्या मून को बोलेंगे, मून के पास तो अपना लाइट नहीं होता है, मतलब मून इज नॉट सेल्फ ल्यूमिनस। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नॉन ल्यूमिनस के बारे में। नॉन ल्यूमिनस मतलब जिसके पास अपना लाइट नहीं होता, जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है, जैसे कि मून, जैसे कि मून, जैसे कि क्या हो गया, मून हो गया, जैसे कि आपका टेबल हो गया, आपका पेन हो गया, ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस। क्या इसके पास अपना लाइट है, नहीं है ना, तो फिर इसके पास जब अपना लाइट नहीं है तो इसे हम लोग कैसे देखते हैं, होता क्या है प्यारे कि किसी ल्यूमिनस सोर्स से, नहीं जो ल्यूमिनस है उस सोर्स से लाइट निकलता है और वो लाइट इस ऑब्जेक्ट से टकराएगा। ठीक है, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कि नॉन ल्यूमिनस है, किसी सोर्स से एक लाइट आया, इस ऑब्जेक्ट से टकराया और वो टकराकर वापस हमारे आंख तक पहुंचता है, फिर हम लोग देख पाते हैं। क्या होता है, फिर हम लोग देख पाते हैं। इसका स्पीड इतना अधिक होता है ना कि आपको पता नहीं चलता है। एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी ल्यूमिनस सोर्स से लाइट आता है, लाइट रे जाते हैं, इस ऑब्जेक्ट से टकराएगा और टकराने के बाद वो वापस हमारे आंख तक भेजेगा। ठीक है, और तब हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं मीडियम की, बात करते हैं मीडियम की। मीडियम क्या होता है, मीडियम क्या होता है, मतलब मीडियम मतलब समझिए फिजिक्स में कि अ सब्सटेंस, क्या चीज, अ सब्सटेंस थ्रू विच, अ सब्सटेंस, अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स, अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट propagates, propagates or tries to do so, propagates or tries to do so। या तो वो क्या करता हो, किसी भी सब्सटेंस से लाइट पास करता हो या फिर पास करने की कोशिश करता हो, तो उसे हम लोग मीडियम बोलेंगे। मीडियम क्या होता है प्यारे कि वह सब्सटेंस जिससे कि लाइट या तो पास करे या पास करने की कोशिश करे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे। ये जो मीडियम होते हैं प्यारे, ये जो मीडियम होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के, तीन तरह के। पहला ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। दूसरा ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, याद करिए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। और एक होता है ओपेक, पारदर्शी, अपारदर्शी। नहीं, ये ट्रांसपेरेंट मतलब
ट्रांसपेरेंट हो गया एक मीडियम, एक ट्रांसलूसेंट और एक ओपेक। ये तीनों क्या होता है जरा समझिए। जो ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम, उस पर जितना लाइट पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट अगर कोई मीडियम है, मतलब कोई सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम वाला है, तो उस सब्सटेंस पर जितना लाइट पड़ेगा तो वो सारे के सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा? वापस फेंक देगा। नहीं, उस पर जितना लाइट पड़ेगा उसको वो वापस फेंक देगा। मतलब जितने लाइट उस पर पड़ेंगे वो उन सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट। मतलब ऑल लाइट पासेज थ्रू, ऑल लाइट पास थ्रू देम। मतलब ऑल लाइट, सारे लाइट को क्या करता हो? रिफ्लेक्ट कर देता हो। क्या कर देता हो? सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता हो। ट्रांसलूसेंट, जैसे कि एग्जांपल में देखिए ना, ग्लास, कोई ग्लास है, मिरर है, नहीं, तो वो सारे के सारे लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, मतलब पास कर जाता है लाइट। ट्रांसलूसेंट मतलब वो, मतलब ऑल लाइट को पास नहीं कर देने देता है, मतलब पार्शियली लाइट को पास करवाता है। कि पार्शियली, जैसे कि ऑयल पेपर हो गया, ऑयल्ड पेपर हो गया, ये ट्रांसलूसेंट हुआ। ट्रांसलूसेंट मतलब जितने लाइट उस पर पड़ रहे हैं वो सारे के सारे लाइट को वो क्या करेगा? वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा, मतलब पार्शियली रिफ्लेक्शन होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट। जबकि ओपेक, जबकि क्या होगा? ऑल, मतलब ये ओपेक क्या हो गया? ओपेक ऑब्जेक्ट। नहीं, तो ये पूरे, ये लाइट को पास ही होने नहीं देगा। ये पूरे के पूरे लाइट को, ट्रांसपेरेंट पूरे के पूरे लाइट को पास होने देगा। ट्रांसलूसेंट मतलब कुछ एक लाइट को पास होने देगा, जबकि ओपेक लाइट को पास ही होने नहीं देगा। जैसे कि टेबल हो गया, टेबल हो गया, टेबल से लाइट पास करवा दोगे क्या? चेयर हो गया, नहीं, इससे लाइट पास करवा दोगे क्या? नहीं करवा सकते हो ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपेक बोलेंगे। समझ में आ गया? ट्रांसपेरेंट, अ सब्सटेंस विच अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट। जो सब्सटेंस विच अलाउस पार्शियली टू पास थ्रू देम, नहीं, विच अलाउ लाइट पार्शियली टू पास थ्रू देम, इसको हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलेंगे प्यारे। और ओपेक का मतलब जिससे कि लाइट पास ही ना कर पाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओपेक बोलेंगे। तो ये तीन मीडियम हो गया। ये सब क्लास 10th में पूछेगा नहीं, ये सब बेसिक्स बात हम लोग कर रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे किस चीज की? अब हम लोग बात करेंगे आगे चल के, अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद मिरर के बारे में। किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं? मिरर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, मिरर क्या होता है? मिरर क्या होता है जरा समझिए। अब हम लोग को पढ़ना है मिरर के बारे में, ये बेसिक्स। ये मिरर को पढ़ने से पहले एक और चीज समझिए। मिरर को पढ़ने से पहले एक और चीज प्यारे समझिए। ये रे क्या होता है? रे, रे क्या होता है ये समझना है। आप जानते हैं कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और लाइट के इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। यानी कि अब आप समझ चुके हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो द पाथ ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, इज कॉल्ड रे। रे किसको बोलते हैं? तो लाइट जिस पाथ पर ट्रेवल करता है, नहीं, लाइट जिस पाथ पर ट्रेवल करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रे। ये क्या बोलते हैं? रे। जैसे कि इसको दिखाने का तरीका ये एरो दे दिए, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया रे। ये क्या हो गया? रे हो गया। नहीं, ये क्या हो गया? रे हो गया। मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और लाइट कहां ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में। तो लाइट जिस पाथ पर ट्रेवल करता है उस पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं प्यारे। अब जरा समझिए बीम क्या होता है? बीम, बीम क्या होता है? बीम क्या होता है इसको समझिए। बीम, रे तो समझ गए, रे तो समझ गए कि ये रे हो गया, ये हो गया रे। अब बीम क्या होता है जरा समझो। अ ग्रुप ऑफ रे, ग्रुप ऑफ रे, ये एक रे, दो रे, तीन रे, चार रे, ये ग्रुप ऑफ रे हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीम। अ ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। ग्रुप ऑफ रे को हम लोग क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं प्यारे। ये जो बीम है ना वो तीन तरह के होते हैं।
एक होता है कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट, एक होता है कन्वर्जेंट बीम। क्या होता है? कन्वर्जेंट बीम। मान लीजिए कि किसी सोर्स से लाइट आके एक पॉइंट पे जमा हो रहा है, एक पॉइंट पे जमा हो रहा है, किसी सोर्स से लाइट आके एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम। क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बीम तो है ही, क्योंकि ग्रुप ऑफ रे है, तो ग्रुप ऑफ रे को बीम बोलेंगे। लेकिन कौन सा बीम है? कन्वर्जेंट बीम है, क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ रे है आकर के एक पॉइंट पे जमा हो जा रहा है। तो जब बीम ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ रे किसी पॉइंट पे आके जमा हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दूसरा होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का क्या मतलब हुआ? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का मतलब किसी पॉइंट सोर्स से रे बाहर जाता हो, किसी पॉइंट सोर्स से रे बाहर जाता हो, किसी पॉइंट सोर्स से रे बाहर जाता हो, मतलब अ ग्रुप ऑफ रे बाहर जाता हो। नहीं, किसी यहां क्या हो रहा था कि एक पॉइंट पे आके जमा हो जा रहा था, और डाइवर्जेंट में क्या होता है कि एक पॉइंट से डाइवर्ट होता है, एक पॉइंट से डाइवर्ट होता है, नहीं, एक पॉइंट से रे बाहर की तरफ निकलता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तीसरा प्यारे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम का मतलब क्या होता है कि जब ग्रुप ऑफ रे, जब ग्रुप ऑफ रे, जब ग्रुप ऑफ रे, जब ग्रुप ऑफ रे एक दूसरे के पैरेलल रन करे, क्या करे? पैरेलल रन करे, तो इसे हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। जब बीम एक पॉइंट पे आके जमा हो जाए, जब ग्रुप ऑफ रे एक पॉइंट पे आके जमा हो जाए तो कन्वर्जेंट कहिएगा। जब एक पॉइंट से ग्रुप ऑफ रे बाहर की तरफ निकलता हो तो उसे डाइवर्जेंट बीम कहिएगा। और जब ग्रुप ऑफ रेज पैरेलल ट्रेवल करता हो, क्या करता हो? पैरेलल ट्रेवल करता हो, तो उसे आप क्या बोलिएगा? उसे आप क्या बोलिएगा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नहीं, तो जब ग्रुप ऑफ रेज पैरेलल रन करता हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं मिरर। अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं? मिरर। मिरर, यहां से आपको पूरा ध्यान देना है। मिरर, मिरर क्या होता है? सबसे पहले समझिए मिरर क्या होता है। मिरर क्या होता है कि आप अपने चेहरे को हर रोज, नहीं, आप अपने चेहरे को हर रोज जिस शीशे में देखते हैं, आप अपने चेहरे को हर रोज जिस शीशे में देख पाते हैं, जिस शीशे में देखते हैं, उस शीशे का जो आगे वाला सतह है, सामने वाला जो चिकना सतह है, नहीं, सामने वाला जो चिकना सतह है जिस पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। जरा समझिएगा फिर से, हम ये कह रहे हैं कि हर रोज आप जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, आप हर रोज जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये बच्चा अपना फेस इसमें देख रहा है, नहीं क्या हो रहा है प्यारे? अपना फेस देख रहा है। आप हर रोज जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, उसका जो सामने वाला सरफेस होता है, जो सामने वाला चिकना सतह होता है, जहां से परावर्तन होता हो, जहां से रिफ्लेक्शन हो सकता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। नहीं, तो मिरर होने के लिए दो बातें, एक तो ये याद रखना है कि ये जो शीशा है, देखिए इसके पीछे ना, इसके पीछे ये पॉलिश किया हुआ रहता है। क्या किया रहता है? पॉलिश। क्या किया हुआ रहता है प्यारे? पॉलिश किया हुआ रहता है। ये पॉलिश, ये कोई हम डायग्राम नहीं बना रहे, ये पॉलिश, फिजिक्स में इसको बोलते हैं पॉलिश किया हुआ, समझिए। तो जो मिरर होगा उसका सामने वाला सतह चिकना होगा। सामने वाला सतह कैसा होगा? चिकना होगा, नहीं, और जो पीछे वाला सतह होगा, जो बैक सरफेस होगा, वो क्या होगा? पॉलिश्ड होगा। क्या होगा? पॉलिश्ड होगा। तो वो क्या कहा जाएगा? मिरर कहा जाएगा। समझ गए? तो मिरर क्या होता है? तो हर रोज हम लोग जिस शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, हर रोज हम लोग जहां अपना फेस देखते हैं, उसके सामने वाला सरफेस जो कि चिकना सतह होता है, चिकना सरफेस होता है, जिससे कि रिफ्लेक्शन होता है, जिससे कि क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। और दूसरा बात क्या होना चाहिए? साथ साथ उसका जो पीछे वाला पार्ट होना चाहिए वो पॉलिश्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉलिश्ड, क्योंकि पॉलिश्ड नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। तो दो कंडीशन मिरर होने के लिए, एक तो सामने का सतह चिकना, और जिससे कि मतलब सामने वाला सरफेस जिससे कि रिफ्लेक्शन हो सके, नहीं, और एक पीछे का पोर्शन जो कि क्या होता है? पॉलिश्ड होता है। चलिए, तो ये आप मिरर समझ चुके हैं। मिरर में पूछेगा कि पॉलिश किसका करते हैं?
तो सिल्वर ब्रोमाइड किस चीज से जनरली पॉलिश किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड का पॉलिश किया होता है। और इस मिरर के निर्माण में किसका यूज करते हैं? ग्लूकोज का। यह आपको याद रखना है कि मिरर के निर्माण में ग्लूकोज का यूज करते हैं और मिरर के पॉलिश किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड से। और मिरर का एक सामने वाला चिकना सतह जिससे कि रिफ्लेक्शन होता है और पीछे वाला सतह क्या होता है? पॉलिश्ड होता है। तो ये अब आप समझ चुके हैं। अब देखो ये जो मिरर होता है ना, ये जो मिरर होता है ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। मिरर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मिरर कितने तरह के होते हैं प्यारे? दो तरह के। एक होता है प्लेन मिरर, एक क्या होता है? प्लेन मिरर। एक होता है प्लेन मिरर, ये देखिए ये हो गया ना, ये प्लेन मिरर होगा। और एक होता है स्फेरिकल मिरर। मिरर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक प्लेन और दूसरा स्फेरिकल। एक क्या होगा? प्लेन और दूसरा स्फेरिकल। देखिए ये हो गया प्लेन, ये हो गया प्लेन, ये हो गया प्लेन मिरर और ये हो गया स्फेरिकल मिरर। क्या हो गया? स्फेरिकल मिरर। ये देखिए मिरर दो तरह के होंगे, एक होगा प्यारे प्लेन मिरर, दूसरा होगा प्यारे स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर किसको बोलेंगे? जिसका अच्छा देखो एक मिनट, एक बात समझिए, एक चीज आप याद रखिएगा कि पेंट हमेशा दायां तरफ, पेंट हमेशा किधर होता है? राइट साइड। पेंट हमेशा याद रखिएगा राइट साइड में होता है। हमेशा पेंट किस साइड में होता है? राइट साइड में। किसी भी मिरर में हमेशा पेंट राइट साइड में होता है, ये फिजिक्स का लॉ है, ये याद रखना, ठीक है ना प्यारे, कि पेंट हमेशा राइट साइड। तो पेंट इधर करे कि इधर करे? इधर करेंगे क्योंकि ये राइट साइड है। ये क्या है? राइट साइड है नहीं, और इधर हम लोग पेंट कर देते हैं। ये तो ये पूरा पेंट कर, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये स्फेरिकल मिरर। ये क्या हो गया? स्फीयर। ये प्लेन मिरर है क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन, इधर तो पेंट किया हुआ है तो रिफ्लेक्शन तो इधर से होगा। रिफ्लेक्शन किधर से होगा? इधर से। तो ये प्लेन मिरर है क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? प्लेन। और ये स्फेरिकल मिरर है क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग, ये जो रिफ्लेक्शन होगा इधर से होगा ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? स्फेरिकल है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। तो मिरर के दो टाइप, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। दूसरा क्या होगा? स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, प्लेन मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो, क्या हो जाएगा? स्फेरिकल मिरर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्यारे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। क्या पढ़ेंगे? अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर को पढ़ने से पहले रिफ्लेक्शन समझिए। रिफ्लेक्शन को हिंदी में परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन। रिफ्लेक्शन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन। रिफ्लेक्शन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परावर्तन। ये क्या होता है जरा समझिए, ये जरा समझिए क्या होता है। देखो रिफ्लेक्शन, इसको सिंपली ये समझो कि टकराकर वापस चला जाना, किसी भी चीज का टकरा के वापस चला जाना नहीं, किसी मीडियम से आए और टकराए किसी सरफेस से और टकराकर फिर उसी मीडियम में वापस चला जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए जो क्रिकेट खेलते हैं आप, तो ये देखिए ये विकेट हो गया, ये भी विकेट हो गया, ठीक है। ये बॉल ऐसे आया और टकरा के इधर चला गया, नहीं, ये आया टकराया और टकरा के फिर इसी मीडियम में वापस चला गया। इस मीडियम से आया था, इस सरफेस से टकराया और टकराकर फिर इसी से कहां चला गया? वापस चला गया। कहां चला गया? वापस। नहीं, समझिए ना, आया टकराया और टकराकर वापस चला गया। तो ये रिफ्लेक्शन हुआ किसका? बॉल का। किसका रिफ्लेक्शन हो गया? बॉल का। तो टकराकर वापस चला जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब इसको जरा समझिए, इसको जरा समझिए, इसको आप समझिए, इसको आप समझिए जरा कि क्या होगा, इसको आप समझिए कि क्या होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है जरा समझिए। अब जरा समझो रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, रिफ्लेक्शन के लिए तो पॉलिश करना होगा, ये कर दिए। मान लीजिए कि कोई रे आया, इस सरफेस से टकराया, कोई रे आया, ये आने वाली रे है, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये रे आया, इस सरफेस से टकराया और टकरा के वापस चला गया। क्या हो गया? टकरा के वापस चला गया। तो ये जो पूरा घटना है ना,
इसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये जो पूरा फेनोमिना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। मतलब कि किसी मीडियम से रे आकर के किसी सरफेस से टकराए और टकराकर पुनः उसी मीडियम में वापस चला जाए, तो ये पूरा का पूरा घटना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन का मतलब समझ चुके हैं कि कोई मतलब किसी मीडियम से रे आएगा, सरफेस से टकराएगा और टकराकर फिर उसी मीडियम में वापस चला जाएगा, तो ये पूरा का पूरा घटना क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कहलाएगा। ये आने वाली रे है तो इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट होके वापस गई है तो इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है। अब जरा देखिए ये जो है ना, ये आप जरा देखिए, ये क्या है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए हैं। एक क्या किए, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए हैं जो कि इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, जो कि इस सरफेस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, जो इस सरफेस पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। समझ गए कि एक इमेजिनरी लाइन है जो इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ किए हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे, नॉर्मल बोलते हैं। जरा समझ गए आप। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब जरा समझिए, ये था इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया नॉर्मल। ठीक है। ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो रिफ्लेक्शन आप समझ चुके हैं कि टकराकर वापस चला जाना, टकराकर वापस चला जाना, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये रे आया, इस सरफेस से टकराया और टकराकर उसी मीडियम में वापस चला गया, तो ये जो पूरा घटना है वो क्या कहलाया, रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब जरा समझिए प्यारे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या होता है प्यारे, जरा समझिए। पहला लॉ ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या हो गया प्यारे, बराबर। अगर यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच अगर 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच भी 50 डिग्री का एंगल ही बनेगा। कोई दिक्कत इसमें, ये बात समझ गए। ये पहला लॉ है। ये क्या है, पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है, ये दूसरा लॉ क्या है कि भैया ये जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे, और दूसरा नॉर्मल, और तीसरा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, in the same plane at the point of incidence, at the point of incidence, at the point of incident। दूसरा लॉ क्या कर रहा है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों एक ही प्लेन पे होता है और जिस पॉइंट पे होता है तीनों मिलता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्शन का लॉ है ना, ये प्लेन मिरर ही नहीं, ये स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स, ये हर जगह लागू होता है। ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन आप समझ चुके हैं, ये हो गया रिफ्लेक्शन। और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ। और दूसरा लॉ ये है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन पे जिस पॉइंट पे होता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं प्यारे। स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं हम लोग आगे। चलिए, ये तो हो गई रिफ्लेक्शन की बात, ये हो गई बात प्यारे रिफ्लेक्शन की। अब हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, जैसे कि एक क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन बोलेगा कि भाई इंसिडेंट रे जो है ना, इंसिडेंट रे ये सरफेस के साथ
50 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का? 50 डिग्री का। तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो बहुत बच्चे बिना देखे मार देंगे 50 डिग्री, 50 डिग्री मार देगा। भैया गलत है ये, जरा देखिए। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे का बीच का एंगल होता है। ये जो एंगल बना है ये किसके बीच बना है? इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का। तो आप एक नॉर्मल बनाइए, एक नॉर्मल बनाइए। ये नॉर्मल बना दिए। तो अब देखिए, अब ये नॉर्मल बना दिए तो देखिए जरा, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? ये देखिए, तो ये पूरा है 90, तो ये 50, तो ये कितना हो गया? 40 डिग्री। नहीं, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा प्यारे? 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि जब न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करें तो यू डोंट डू रॉन्ग, आप गलत ना करें प्यारे। अब हम लोग आगे बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। अच्छा, बड़ा डिटेल में हम लोग चल रहे हैं, बड़े डिटेल में चल रहे हैं और ऐसे ही चलेंगे। मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं, हम बेसिक से चलते हैं उनके साथ, एकदम बेसिक से, जीरो से हीरो। आपको कुछ नहीं आता है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं आता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो खाली मेमोरी कार्ड होता है उसमें डाउनलोडिंग बहुत फास्ट होता है। ठीक है, इसलिए आपको डाउनलोड होगा बहुत तेजी से। आप कुछ नहीं जानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। पहला प्रॉपर्टी जरा समझिए, ये है प्यारे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, मिरर है तो आपको तो पता ही है कि हमेशा पेंट किधर होगा? राइट साइड में। ये राइट साइड में पेंट होगा, ये प्लेन मिरर। पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूरी पर होगा, मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका दूरी मिरर से इसका दूरी मिरर से कितना है? 5 मीटर। मिरर से कितना है? 5 मीटर। क्या है? मिरर से 5 मीटर। ठीक है, तो जो इसका इमेज बनेगा ये मिरर के पीछे उतना ही दूरी पे अंदर बनेगा, 5 मीटर पे ही बनेगा। कहां बनेगा? 5 मीटर पे ही। मान लीजिए ये O है तो इसका इमेज यहां O बनेगा। कितना दूरी पे बनेगा? तो 5 मीटर पे बनेगा। तो पहला प्रॉपर्टी तो यही हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने जितना दूरी पर होता है, नहीं, उसका इमेज मिरर के पीछे उतना ही दूरी पे होता है। अगर मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर के सामने अगर इसके बीच की दूरी 10 मीटर है, तो ये मिरर के पीछे भी इसके जहां पे इसका इमेज बनेगा, इसका इमेज कहां बनेगा? मिरर के अंदर बनेगा। तो ये इसका भी दूरी का इतना होगा, मिरर से 10 मीटर ही होगा। समझ रहे ना बात को? तो ये पहली प्रॉपर्टीज है किसका? प्लेन मिरर का। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है जरा समझिए। दूसरा प्रॉपर्टी जरा समझिए क्या है कि भैया ये दूसरा प्रॉपर्टी जरा समझिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि दूसरा प्रॉपर्टी ये है प्यारे। पहला प्रॉपर्टी तो समझ गए, दूसरा प्रॉपर्टी समझिए क्या है। प्लेन मिरर की दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की तरफ v स्पीड से आ रहा है, तो उसका इमेज मिरर में 2v स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है। कितना मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से? 10 मीटर की प्रति सेकंड की रफ्तार से। तो वह मिरर के अंदर 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आता हुआ दिखाई देगा। मिरर में कितना के स्पीड से दिखाई देगा? 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आता हुआ दिखाई देगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्लेन मिरर की तरफ जा रहा है, तो मिरर के अंदर वह 100 मीटर के स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। कितना मीटर के स्पीड से? 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आता हुआ दिखाई देगा। यही कारण है कि गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो समझ गया ये दो प्रॉपर्टी कि मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर होगा उसका इमेज मिरर के अंदर भी उतना ही दूरी पे बनेगा, और दूसरा अगर v स्पीड से जा रहा है तो इमेज मिरर के अंदर 2v स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा। अब प्यारे तीसरा क्या है? तीसरा लॉ क्या है जरा समझिए। तीसरा जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि एक मिरर है, एक मिरर है, ठीक है।
चलो अब पहले ये समझो तीसरा प्रॉपर्टी कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है उसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, और इस ऑब्जेक्ट का हम पूरा का पूरा हाइट देखना चाहते हैं मिरर के अंदर। मिरर के अंदर इस ऑब्जेक्ट का पूरा का, ये छोटा वाला जो आईना होता है उसमें तो हम लोग पूरा अपना पूरा इमेज नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम अभी क्या चाह रहे हैं कि अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर फुल इमेज आप मिरर में देखना चाहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का प्यारे अगर आप फुल इमेज मिरर में देखना चाहते हो तो मिरर का साइज एटलीस्ट उस ऑब्जेक्ट के साइज का आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आधा। अगर ऑब्जेक्ट का साइज h है तो मिरर का साइज h/2 होना चाहिए कम से कम, तभी जाकर के उस ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज आप मिरर में देख पाएंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है तो मिरर कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर 12 सेंटीमीटर का है तो अगर पूरा का पूरा इमेज देखना चाहते हैं, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं मिरर में, तो मिरर का साइज कम से कम कितना होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये प्लेन मिरर की तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टीज प्यारे क्या है? चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई प्लेन मिरर है, 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 ठीक है, ये चौथी प्रॉपर्टी समझिए। अगर कोई प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर को थीटा डिग्री घुमा दिए, कितना डिग्री घुमा दिए? थीटा डिग्री घुमा दिए, ये थीटा डिग्री घुमा दिए, तो उसका इमेज कितना घूम जाएगा? अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और कोई मिरर है, उसको हम लोग अगर थीटा डिग्री घुमा देंगे, थीटा डिग्री घुमा देंगे तो उसका इमेज पर क्या असर पड़ेगा प्यारे? तो जो इमेज है वो 2 थीटा घूम जाएगा। कितना घूम जाएगा? 2 थीटा घूम जाएगा। समझ गए? कितना घूम जाएगा प्यारे? 2 थीटा घूम जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है कि अगर मिरर को थीटा घुमा देंगे तो इमेज 2 थीटा घूम जाएगा। मान लीजिए कि मिरर को 30 डिग्री पर घुमा दिए तो इमेज कितना डिग्री पर घूम जाएगा? मिरर के अंदर 60 डिग्री पर। मिरर को 40 डिग्री पर घुमा देंगे तो इमेज 80 डिग्री पर घूम जाएगा। ये चौथा रूल है। कोई दिक्कत प्यारे? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे, अब चलिए प्लेन मिरर का पांचवा प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर का पांचवा प्रॉपर्टी ये क्या होता है? पांचवा प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए कि कोई 2 प्लेन मिरर है, मान लीजिए कि कोई 2 प्लेन मिरर है, 2 प्लेन मिरर है, 2 प्लेन मिरर है, 2 प्लेन मिरर और उसके बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। नहीं, अगर कोई मान लीजिए 2 प्लेन मिरर है, 2 प्लेन मिरर, 2 प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है और ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है और इसके बीच एक ऑब्जेक्ट रखती है। क्या रख दिए? ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट रखती है और ये थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। 2 प्लेन मिरर है और इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा डिग्री। कितना है? थीटा डिग्री। और इस मिरर के बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? नंबर ऑफ इमेज, कितने इमेज बनेंगे ये समझिए जरा कि अगर 2 प्लेन मिरर हो और वो थीटा डिग्री पर हो, कितना डिग्री पर? थीटा डिग्री पर हो, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? कितना इमेज फॉर्म होगा? तो पहली बात नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री बाई थीटा। नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा। 2 प्लेन मिरर के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो नंबर ऑफ इमेज बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री अपॉन थीटा। अब जरा समझो, इसमें कई सारे केस है। पहला केस जरा समझिए कि मान लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू ले लिए 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना ले लिए? 60 डिग्री। तो अब देखिए नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना होगा? नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना होगा जरा समझिए। तो 360 डिग्री, 360 डिग्री अपॉन थीटा, 360 डिग्री अपॉन थीटा, तो 360 डिग्री अपॉन 60, तो 66 या 36, तो कितना आ गया? 6। ये इवन है या ऑड है? ये है इवन। ये क्या है? इवन। ये क्या है प्यारे? इवन। तो अगर इवन रहेगा, अगर इवन वैल्यू आएगा तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे? 1। तो नंबर ऑफ इमेज कितना बन गया? 5। नंबर ऑफ इमेज कितना बन गया? 5। नंबर ऑफ इमेज कितना बन गया? 5। अगर मान लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या थीटा इज इक्वल टू मान लो, थीटा इज इक्वल टू ले लिए फुट, मतलब 30 डिग्री,
कितना ले लिए 30 डिग्री। दो मिरर है और दोनों मिरर एक दूसरे के 30 डिग्री पर है, तो इसके बीच कोई ऑब्जेक्ट रखें तो नंबर ऑफ इमेज बराबर 360 डिग्री भागा 30, 0 से 0 खत्म, 3 से 12, तो कितना आ गया 12। ये 12 इवन है कि ऑड है? इवन है कि ऑड है? तो प्यारे इवन है। क्या है? इवन है। तो इवन रहेगा तो एक घटा देंगे, तो 12 माइनस 1 कितना हो गया? 11। 12 माइनस क्या हो गया? 1, 11। ठीक है, तो इवन रहेगा तो एक घटा देंगे। ठीक है, अब इसमें एक बात समझिए, जरा इसमें एक जरा बात समझिए कि इसमें एक बात समझिए। चलिए ये तो समझ चुके हैं ना कि अगर इवन वैल्यू आएगा तो एक माइनस कर देंगे। अब जरा समझिए ऑड का केस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, जरा समझिए। एक चीज होता है सिमेट्रिकल, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है एसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल को पहले समझिए प्यारे, अगर स्पेलिंग गलत हो तो माफ कर देना। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। मान लीजिए दो मिरर है, ये दो मिरर है, ये मान लीजिए दो मिरर है, ये दो मिरर है, ये दो मिरर है, ये दो मिरर है, ठीक है, ये दो मिरर है प्यारे, ये दो मिरर है, ठीक है। और इसके बीच, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के साथ 30 डिग्री बना रहा है और इस मिरर के साथ भी 30 डिग्री बना रहा है। तो ये सिमेट्रिकल केस हुआ। ये कौन सा केस हुआ? सिमेट्रिकल केस। लेकिन अगर वहीं पे मान लीजिए, अगर मान लीजिए दो मिरर है, 60 डिग्री पे रखा गया है। दो मिरर को कितना डिग्री पे? यहां भी दो मिरर 60 डिग्री पर था, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो इस मिरर का ऑब्जेक्ट से भी 30 डिग्री का एंगल बन रहा था और इस मिरर से भी ऑब्जेक्ट का 30 डिग्री का। तो ये जो केस हुआ ये सिमेट्रिकल का केस हुआ। अगर मान लीजिए कि यहां भी 60 डिग्री का बन रहा है एंगल, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के साथ ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के साथ 20 डिग्री और इस मिरर के साथ 40 डिग्री, तो ये केस हो जाएगा एसिमेट्रिकल का। कौन सा केस हो जाएगा? एसिमेट्रिकल का केस हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ये बात आप समझ चुके होंगे कि अगर ये सिमेट्रिकल का केस हुआ और ये क्या हो गया? एसिमेट्रिकल का केस हो गया। यहां भी 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, यहां भी 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, लेकिन ये दो प्लेन मिरर के बीच कितना डिग्री का एंगल बना था? 60 डिग्री का। यहां भी दो प्लेन मिरर के बीच कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जब यहां पे बीच में रखा तो ये तो प्लेन मिरर के साथ ये ऑब्जेक्ट 30 डिग्री का बना रहा है और इस प्लेन मिरर के साथ 30 डिग्री का, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो ये सिमेट्रिकल केस कहलाएगा। यहां भी 60 डिग्री था, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये इस मिरर के साथ 20 डिग्री और इस मिरर के साथ 40 डिग्री, तो ये केस हुआ एसिमेट्रिकल का। किसका केस हो गया प्यारे? एसिमेट्रिकल का। तो अगर इवन आ रहा है, तो सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल हो या फिर एसिमेट्रिकल हो, कोई मामला नहीं है। देखिए देखो जरा सा, सिमेट्रिकल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए ये इवन था ना, इवन वाला केस में सिमेट्रिकल मामला हो या एसिमेट्रिकल, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या करिएगा? 360 डिग्री अपॉन थीटा, 360 डिग्री अपॉन थीटा, 360 डिग्री अपॉन थीटा करके और 1 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अगर इवन वैल्यू आ रहा है तो 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जरा समझिए दूसरा केस। अब जरा दूसरा केस समझिए आप। दूसरा केस, मान लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू प्यारे आ गया कितना? मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू आ गया, थीटा इज इक्वल टू ले लिए 40 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 40 डिग्री। मतलब दो प्लेन मिरर 40 डिग्री पे है। कितना डिग्री पे है? 40 डिग्री पे है। दो प्लेन मिरर कितना डिग्री पे है? 40 डिग्री पे। ये 40 डिग्री पे है, ठीक है। ये दो प्लेन मिरर 40 डिग्री पे है। तो यहां भी एक बनाते हैं, ये दोनों प्लेन मिरर है, ये 40 डिग्री पे है। कितना डिग्री पे है? 40 डिग्री। यहां भी इसके बीच का एंगल 40 और यहां भी इसके बीच का एंगल मान लिए 40 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे रख दिए ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि एक केस लेते हैं जिसमें यहां भी 20 डिग्री बन रहा है और यहां भी 20 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब जरा समझो, तो यहां पे देखो यहां जरा देखो, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री अपॉन थीटा। तो थीटा कितना है? 40 डिग्री।
40 डिग्री, तो कितना वैल्यू आ गया 9। अगर इवन आता तो 1 माइनस कर देते, इवन आता तो 1 माइनस कर देते, लेकिन ये क्या है ऑड, ये क्या है ऑड, तो यहाँ पे 2 इवन रहता तो सिमेट्रिकल हो एसिमेट्रिकल हो कोई मामला नहीं है, 1 माइनस कर दीजिए वैल्यू वही आ जाएगा। लेकिन अगर ऑड वैल्यू आ गया, लेकिन अगर क्या आ गया ऑड वैल्यू आ गया, अगर क्या आ गया प्यारे ऑड वैल्यू आ गया, तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, अगर ऑड वैल्यू आ गया, अगर आपका क्या आ गया ऑड वैल्यू आ गया, तो अगर सिमेट्रिकल होगा, अगर क्या होगा सिमेट्रिकल, अगर क्या होगा प्यारे सिमेट्रिकल होगा, अगर क्या होगा सिमेट्रिकल, अभी हम बता रहे थे आपको कि अगर सिमेट्रिकल होगा, नहीं तो वो जरा सा 1 मिनट रुकिए, ये जरा सा ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू लिए थे 40 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री अपॉन थीटा, यानी कि 40 डिग्री, तो वैल्यू कितना आ गया 9, कितना आ गया 9 आ गया। और ये जो 9 है ये तो ऑड है, तो ऑड रहेगा, ऑड रहेगा, ऑड रहेगा। तो अगर इसमें 2 कंडीशन है, ऑड क्या है तो 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन, ऑड है तो 2 कंडीशन, अगर सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल है, अगर ये सिमेट्रिकल है 40 डिग्री था, ये 20 डिग्री और ये भी 20 डिग्री सिमेट्रिकल है, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे इसमें से 1 माइनस कर देंगे। सिमेट्रिकल रहेगा तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, नहीं 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अगर मामला सिमेट्रिकल है, ऑड का केस है, अगर इवन का केस है तो सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा निकालेंगे, और अगर इवन आएगा तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे, चाहे सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो। लेकिन अगर वैल्यू ऑड आ गया, वैल्यू ऑड आ गया तो उसमें कंडीशन होता है, सिमेट्रिकल का केस है कि एसिमेट्रिकल का केस है, सिमेट्रिकल का केस है या फिर एसिमेट्रिकल का केस है। तो अगर सिमेट्रिकल का केस है, अगर सिमेट्रिकल का केस है, अगर सिमेट्रिकल का केस है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर सिमेट्रिकल का केस नहीं है तो सीधे जो वैल्यू आया वही आंसर हो जाएगा, वैल्यू आया वही आंसर हो जाएगा। मतलब कि क्या करेंगे सिमेट्रिकल के केस में 360 डिग्री बाय थीटा निकालेंगे, और अगर ऑड आया तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे। और अगर एसिमेट्रिकल का केस है, अगर एसिमेट्रिकल का केस है तो 360 डिग्री बाय थीटा निकाले, और अगर ऑड आ गया और एसिमेट्रिकल का केस है तो वही हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ये बात अब आप अच्छे तरह से समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लेन मिरर का मामला खत्म हो गया, ये प्लेन मिरर का मामला क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ये प्लेन मिरर का मामला कंप्लीट हो चुका है। तो प्यारे अब जो हम लोग पढ़ रहे थे वो बहुत सारा चीज अब हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारा चीज अब हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा चाय पी लेते हैं, रेट ठीक है। ये क्या हो गया एसिमेट्रिकल हो गया, ये अब प्लेन मिरर आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर पे, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है स्फेरिकल मिरर का, इसको जरा देखिएगा। स्फेरिकल मिरर तो बताए ही थे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर स्फेरिकल है, चलिए तो आज हमारा ये जो आज का हमारा क्लास है अब हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 57 मिनट्स हो चुके हैं। तो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट, प्लेन मिरर तक आपका हम आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, मतलब काफी डिटेल में हम लोग चले थे, बेसिक से चले हैं, बहुत जीरो से, तो इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो आप बड़े ही जीरो से मेरे साथ बने रहिए, आपको कुछ नहीं आता है तो फिर भी घबराना नहीं है, आप मेरे वीडियोज को देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो ये जो मेरा क्लास था आज का वो प्लेन मिरर पर आकर के कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, फिर इमेज फॉर्मेशन के बारे में, रे डायग्राम के बारे में, फिर हम लोग उसी में और भी बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।